अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार करिए। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो कोरोना के खत्म होने के बाद क्राइम की रेशियो जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक 450 अफराद पे एक कांस्टेबल जो है उसे तैनात करना होता है, लेकिन यहां पे टोटल 80 लाख की आबादी पे 8500 कांस्टेबल जो है 8500 पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। नफरी की कमी की वजह से कहा जाता है कि दिन ब दिन वारदातों में भी इजाफा हो रहा है, चोरियों में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि गश्त ना तो वैसे हो पा रही है और ना ही जो केसेज है उनको उस तरीके से निपटाया जा रहा है जिस तरह से निपटाना चाहिए, क्योंकि आबादी ज्यादा है, पुलिस वाले कम है, इसलिए बर्डन जो है थानों के ऊपर बहुत ज्यादा आ चुका है। और इस सूरत हाल से निपटने के लिए अब कम वसाइल में तमाम तर चीजें जो है वो बुरुएकार लाते हुए मसाइल से जूझा जा रहा है। तो सूरत हाल जो है वो काफी संगीन हो चुकी है। पुलिस नफरी मजीद मंगवाने की शहर फैसलाबाद में जरूरत है, लेकिन ये क्यों नहीं मंगवाई जा रही? आखिरकार क्या मसला है जिसकी वजह से हमारी नफरी कम होने के बाइस दिन ब दिन हादसा जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं? दिन ब दिन जितने भी चोरियां हैं, डकैतियां हैं या इसके अलावा पुलिस मुकाबले भी दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ जो क्राइम की रेशियो है ये बढ़ रही है। इनको रोकने के लिए कोई मुनासिब तरीकेकार या बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। जितने भी नाकाबंदियां हैं वो अब दोबारा से की जा रही हैं, लेकिन मोहल्लों के अंदर जो गश्त का निज़ाम है वो काफ़ी हद तक मुतासर हो चुका है। आबादी बढ़ने की वजह से लोग भी उतने ही उन मोहल्लों के अंदर गश्त करने के लिए चाहिए होते हैं, और जब वो नहीं होते तो अल्टीमेटली ये जितने भी डकैत होते हैं इनको हौसला मिलता है इस चीज़ के लिए कि वो चोरियों और डकैतियों का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू करें। कोरोना के बाद ये सिलसिला पीक पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार क्या वजूहात है, किस तरह से कब नई नफरी आएगी, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तैयब मकबूल मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के, तो वेलकम करते हैं आपको। और उनके साथ साथ अकबर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोरोना के बाद बहुत सारे मसाइल का सामना रहा है जनाब, और बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी मुतासर हुई है, तो मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, इनसे जानेंगे कि बिजनेस जो है उसे दोबारा अगर रिवाइव करना हो। बहुत सारे लोग इस ताक में बैठे हैं कि कोरोना तो अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, लेकिन बिजनेस अब दोबारा स्टैंड करना है। कारोबार का मुंजमद तकिया जो है उसे दोबारा घुमाने के लिए काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा। वो जोर किस तरह से लगाया जाए अकबर सदीक साहब से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा तैयब मकबूल की तरफ चलूँ, क्योंकि जो बड़ा मसला है हमारे शहर का, बढ़ती हुई क्राइम रेशो, इसे किस तरह से रोका जाए। तो ये क्या कहेंगे आप? 8500 अहलकार हैं सिर्फ और सिर्फ, और उनसे 80 लाख की आबादी को संभालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हम तनकीद तो करते हैं पुलिस पे, लेकिन तनकीद के साथ साथ ये भी देखें कि वो कम वसाइल को किस तरह बुरुएकार लाते हुए इस शहर को संभाले हुए हैं। उस पर तो खराज तहसीन पेश करना उनको बनता है, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या इनिशिएटिव ले रही है? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मजीद पुलिस एहलकार भर्ती करें, लेकिन भर्तियां उस तरह से हो नहीं रही। शुक्रिया हनान, आपने जैसे अभी बताया कि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके लिहाज से 450 पब्लिक के लोगों पे एक कांस्टेबल का होना ज़रूरी है। लाहौर में सूरत हाल बेहतर है, उसमें स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो है उसके मुताबिक ही नफरी है, लेकिन हमारा फैसलाबाद जो कि पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, जिसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है उसका बड़ा हिस्सा फैसलाबाद में है। ये बहुत रेवेन्यू जनरेट करके हुकूमत को देता है। मुल्क चलाने में फैसलाबाद का बड़ा अहम किरदार है, लेकिन यहाँ पर क्राइम की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब से ख़राब होती जा रही है। जो लास्ट मरदमशुमारी हुई थी उसके मुताबिक 8.5 मिलियन आबादी है, लेकिन उसके अलावा देखा जाए उसको हुए को भी कुछ साल गुजर गए हैं, क्योंकि 10 मिलियन के अराउंड आबादी फैसलाबाद की हो चुकी है जो एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक। और दूसरी तरफ जो टोटल नफरी है, अप्रूव्ड नफरी है जो हुकूमत ने सेंक्शन की है, वो 8585 है। उसमें से भी तकरीबन 300-400 लोग रिटायर हो चुके हैं, कुछ एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ बेचारे दुनिया से चले गए हैं। इस वक्त जो एग्जैक्ट नफरी मौजूद है फैसलाबाद में वो 8100 है सिर्फ। 8100 नफरी के साथ शहर चलाया जा रहा है। आप देखें 10 मिलियन की आबादी है, करोड़ की आबादी कैसे चलाई जाए। और सूरत हाल ये है कि थानों में आपको पता मुहर्रर भी तैनात हैं, नए मुहर्ररान भी हैं, रिकॉर्ड कीपर भी तैनात हैं, अफसरान के गनमैन भी हैं, उनके घरों की उनके ऑफिस की सिक्योरिटी के लिए भी लोग तैनात हैं, वीआईपी सिक्योरिटी। एक 800 से 1000 एहलकार हर वक्त रिजर्व रहना चाहिए पुलिस लाइन में, वो वहाँ पर मौजूद है। किसी नागहानी सूरत हाल की वजह से उनको रिजर्व रखा जा रहा है। दूसरी बात आप देखें कि गश्त भी करना है,
इन्होंने अदालतों में पेश होना है, हाई कोर्ट में भी जाना है। अच्छा, अगर देखा जाए ना रोजाना थानों में फंक्शनल ऑपरेशनल नफरी कितनी है, वो सिर्फ 1500 बनती है 42 पुलिस स्टेशन है फैसलाबाद में। आप देख लें 20-20, 30-30 लोग सिर्फ एक थाने में हैं। हमने ये देखा है कि जब किसी रेड पे जाना है, किसी को मुल्जमान को गिरफ्तार करने जाना है तफ्तीशी ऑफिसर ने, तो उसको बंदे नहीं मिलते, एहलकार नहीं मिलते रेड करने के लिए। इतना बुरा हाल है हमारी नफरी का। अभी नई भर्तियों का ऐलान हुआ है, फैसलाबाद के हिस्से में 700-800 सीटें आ रही हैं, लेकिन उनमें फीमेल कांस्टेबल्स भी होंगी, उनमें ट्रैफिक असिस्टेंट भी होंगे। जो जिले पुलिस के जो मेल पर्सन आएंगे वो शायद 400 के करीब मिलेंगे। अच्छा तैयब, इस हवाले से आगाह कीजिएगा, खवातीन के लिए कितने एसएचओ खवातीन जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है और खवातीन की कितनी नफरी मौजूद है? क्योंकि हम आबादी के तनासब को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मर्द 50% होंगे तो 50% खवातीन भी होगी। आया उनकी रेशो कम होती है क्राइम की, लेकिन उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो पाकिस्तान में रेशो है जी, मर्द खवातीन का आबादी का पॉपुलेशन का जो रेशो है, तनासब है, 51% फीमेल्स हैं तो 49% जो है ना वो मेल पर्सन है हमारे पाकिस्तान में। अगर यही फार्मूला फैसलाबाद पे अप्लाई किया जाए, इसको 50-50 भी कर लिया जाए, तो दूसरी तरफ सूरत हाल यह है कि टोटल जो फीमेल कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक जो टोटल फैसलाबाद के पास फीमेल नफरी है वो सिर्फ 450 है। अब देख लीजिए, अगर 8 मिलियन 450 में से बहुत सारी खवातीन जो होंगी, ये लेडीज के लिए जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पे भी होंगी, और लेडीज के लिए खास तौर पे जहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे वहां पे भी होंगी। और लेकिन यहाँ पे इशू ये आता है कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई ज्यादती का वाकया पेश आता है, उसकी भी मर्द हजरात ही तफ्तीश कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। आपको नहीं लगता कि कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होने चाहिए कि अगर कोई केस रिपोर्ट हुआ है तो उस रिपोर्ट के लिए कोई एक मखसूस वक्त दे दिया जाए कि आपकी इंक्वायरी हम नहीं बल्कि ये फलाना डॉक्टर करेगी, और वो डॉक्टर जो है उसे एलाइड से या डीएचक्यू से बुला लिया जाए उस वक्त पे और उसकी तफ्तीश वो करे। ये सूरत हाल अगर हो जाए तो बहुत सारे लोग जो शर्मिंदगी के डर से ही थाने कचहरी नहीं जाते वो आने शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली क्राइम रेशियो नीचे आएगा। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने किया है, पुटअप किया है हनान के। हमारे एक ही पुलिस स्टेशन है वुमन, और वो पूरे फैसलाबाद में, पूरे रीजन फैसलाबाद में एक है, पूरे रीजन 4 हमारे जिला रीजन के, उसका एक ही है कोतवाली में। मेरा कोतवाली थाने के ऊपर बना हुआ है। उसमें इस वक्त जो टोटल फीमेल की नफरी मौजूद है, जो वहाँ जो डिप्यूट की गई है, वो सिर्फ और सिर्फ 40 फीमेल्स हैं। अब आप आबादी के लिहाज से देख लें, उनमें उस वुमेन थाना किस कदर उसका बुरा हाल है, या वो काम नहीं कर सकता नफरी कम होने की वजह से कि पूरे साल में उनके कभी भी, पिछला पूरा फैसलाबाद की हिस्ट्री देख लें आप, कभी भी उनके जो टोटल साल के मुकदमात में 60+ नहीं हुए टोटल। अब ये वैसे पॉसिबिलिटी है नहीं तैयब साहब के क्राइम रेशियो पूरे साल के अंदर इतना लो हो खवातीन के वाले। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं वही बात बता रहा था, क्योंकि उधर खवातीन की वो ट्रेनिंग नहीं है फीमेल एहलकारों की कि फीमेल को ट्रीट कैसे करना है। होता क्या है कि वो फिर अपने मसले लेकर मेल पुलिस स्टेशन में जाती हैं। मैं ये सिर्फ आपको वुमेन पुलिस स्टेशन कारकर्दगी बता रहा हूँ। क्राइम रेट खवातीन के साथ तो बहुत ज़्यादा है, रेप के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इनके अगवा बहुत ज़्यादा है, इसी के साथ इन पर टार्चर बहुत ज़्यादा है, इनको हरासमेंट बहुत ज़्यादा है। अभी भी गाँव के अंदर देख लिया जाए, ये दूर दराज के जो गाँव होते हैं वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे मामला पेश आते हैं, और कई दफ़ा जिला कौंसिल चौक में इस हवाले से एहतजाज भी हो चुका है कि वडेरे जो हैं वो ले जाते हैं और बच्चियों को कई दिन रख के वापस भेज देते हैं। तो ये मामला जो है अगर इसी तरह चलते रहे ये तो काम बहुत ख़राब होगा। जो पिछले आईजी साहब थे उन्होंने बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि टाउन की सतह पर एक फीमेल सब इंस्पेक्टर को डिप्यूट किया गया था कि जो रेप केसेस होंगे, खातून जो विक्टिम होगी वो इन्हीं के साथ कांटेक्ट करेगी, यही उसका मेडिकल करवाएंगी, यही इनको इन्वेस्टिगेशन को आगे लेकर चलेंगी। लेकिन आप देख लें हमारे जो 42 पुलिस स्टेशन हैं, 5 हमारे टाउन्स हैं, 8-8 थाने अराउंड आते हैं एक उसमें। अब 8 थानों में औस निकालें आप, एवरेज देखें तो रोज़ाना 1 आध मुकदमा आ ही जाता है रेप का हर थाने में। अब 8 थाने में 24 घंटे में अगर 8 रेप केसेस जाए तो एक सब इंस्पेक्टर के लिए पॉसिबल ही नहीं कि वो सबका मेडिकल भी खुद करवाए, मुल्जमान भी खुद गिरफ्तार करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन खुद मुकम्मल करके खुद इन रिटर्न में लेके आए। तो ये नफरी फीमेल्स की कम होने की वजह से इस तरह के बड़े मसाइल हैं। तो ये कम से कम इसकी नफरी जो है ना वो 4 गुना 4 टाइम्स इंक्रीज करनी चाहिए फीमेल्स की एटलीस्ट, ताकि फीमेल्स के हमारे इधर बड़े मसाइल हैं। तो अब जो
उसका मेडिकल करवाने जाने के लिए एक लेडी कांस्टेबल को साथ लिया जाता है, लेकिन टोटल जो डीलिंग हैंड है वो सब इंस्पेक्टर ASI मेल ही होता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन भी मेल पर्सन ही करता है। उससे सवालात जिस तरह के पूछने हैं मेल ने ही पूछने हैं। उसका DNA करवाने के लिए, उसका फ्रांसिक करवाने के लिए उसको लेकर जाना है तो वो भी मेल ही लेके जाएगा, साथ एक मतलब दिखाने के लिए एक लेडी कांस्टेबल होगी। अब इसमें मैं पुलिस का कसूर इसलिए कम समझता हूं कि जितनी उनके पास स्ट्रेंथ है उन्होंने उसी स्ट्रेंथ के अंदर तमाम मामला डील करने हैं। हमारा एक बड़ा अलमिया है पुलिस का, वो ये छत गिर गई है, काम रेस्क्यू का है लेकिन पुलिस वहां पर पहुंचेगी। कहीं आग लग गई है, काम रेस्क्यू का है मगर पुलिस वहां पर मस्ट डिप्यूट होगी। इसी तरह कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ हो रहा है मगर पुलिस वहां पर मस्त पहुंचेगी। अब तो पुलिस को फायरमैन कोर्स भी करवाना शुरू कर दिया है, शुरू हो रहा है ये 2-4 दिन में कोर्स, कि पुलिस वालों को फायरमैन की ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर दूर दराज इलाके में कहीं आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड वहां पर ताखीर से पहुंचती है तो पुलिस वाले वहां पर आग बुझाने का इब्तदाई काम शुरू कर। बाकी डिपार्टमेंट जो है वो खत्म कर दिए जाएं, उनका तो फिर मकसद खत्म हो जाता है ना। अच्छा, पता क्या, उनमें भी सूरत हाल इसी किस्म की है। अब मैं आपको बताऊं कि 11 भाई बड़ी एक्टिव है हमारे फैसलाबाद में, बड़ा वर्क है इनका, बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब किसी देहाती रूरल एरिया में, किसी अंदर गांव में इस तरह की सिचुएशन पेश आ जाए, इनको तहसील से उठ के या डिस्ट्रिक्ट से उठ के वहां जाने में बहुत टाइम स्पेंड होगा। पुलिस चौकी थाना करीब होगा, वो एटलीस्ट उसकी जो आप कह लें कि फर्स्ट एड वो तो कुछ शुरू कर ही देंगे ना। लेकिन ये देखें कि पुलिस पे कितना काम का बोझ है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है बिल्कुल ही लो है इनकी। ये कम से कम हमारे जो इशफाक खान DIG थे 2 साल पहले यहाँ तैनात रहे, अब लाहौर लगे हैं DIG ऑपरेशन, उन्होंने लेटर भी लिखा था हुकूमत पंजाब को कि ये हमारी पॉपुलेशन है, ये स्ट्रेंथ है, हमें रिक्वायर है 34,000 प्लस। इतनी होगी तो हम इंशाल्लाह ताला ये जराइम को रिड्यूस करके 20% से भी नीचे ले जाएंगे। लेकिन वो देखें वो लेटर हवा में रह गया, उस पर किसी ने, ये हर हुकूमत का ये बड़ा सितम ज़रीफ़ी रही है, करते रहे हैं हमारी पब्लिक पे कि नफरी की तरफ नारा सबने लगाया कि पुलिस को हम पॉलिटिक्स इंटरफेरेंस से जो है फ्री कर देंगे। वो फ्री क्या करना है इन्होंने, नफरी की तरफ आज तक देखा ही नहीं। हमारे फैसलाबाद में एक CPO रहे हैं डॉक्टर हैदर अशरफ, DIG ऑपरेशन लाहौर भी रहे हैं, हायर स्टडीज़ के लिए कनाडा गए हुए हैं। वो कहा करते थे कि ये लॉ एंड ऑर्डर, ये सूरत हाल है ना, ये बिजनेस है, इसमें आपको बाज़ाहिर आउटपुट नज़र नहीं आती। जितना इन्वेस्ट करेंगे उसकी आउटपुट आपको जो है ना पूरे मुल्क में नजर आएगी, फॉरेन से भी आपको इन्वेस्टमेंट आएगी। ये ऐसा बिजनेस है कि इसमें ये मांगता है इन्वेस्टमेंट। देखें, इक्विपमेंट कोई नहीं है पुलिस के पास, बेचारों गाड़ियां इनकी देखें, ये अभी CPO साहब ने गाड़ियां उनको थोड़ा ओवरहालिंग करवा के ऑन रोड की हैं, वरना तो गाड़ियां ऐसी कि आप एक मेहरान पे जो डाकू भाग रहे हैं उनका पीछा नहीं कर सकते। चलें जी, गाड़ियों पे भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन हमारे साथ अकबर सदीक साहब भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। जनाब, कोरोना के बाद कारोबार में बेहतरी आना तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे छोटे ऐसे ताजर जो कि पैसे कम होने की वजह से कारोबार उस तरह से रन नहीं कर पा रहे जैसे करना चाहिए था। उनका ये कहना है कि 6 महीने जब कारोबार बंद रहा तो जो जमा पूंजी उन्होंने जोड़ी थी, जो रास उनके पास मौजूद थी, उससे उन्होंने घर चला लिया। अब हुकूमत से लोन की दरख्वास्त की जाती है, लेकिन उन शराइत पे लोन नहीं मिल पा रहा जिन पे उनको चाहिए। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, कारोबार को दोबारा कैसे चलाया जाए? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी 41 चैनल के हवाले से कि हम लोग बैठ के इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकें। देखिए, बहुत सारे मसले मसाइल बिजनेस कम्युनिटी फेस कर रही है। जो आपने चीज़ हाईलाइट की है वो बिल्कुल ऐसे ही एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। बैंकिंग सेक्टर को चाहिए कि वो छोटे ताजर को सपोर्ट करे। बहुत ज़्यादा मार्केट में गैप है, फ्लक्चुएशन है रॉ मटेरियल की, उसकी बेस के ऊपर आके जो डे टू डे आपको रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन है प्राइसेस में, वो बड़ा डिस्टर्ब करती है। स्पेशली छोटे ताजर के साथ साथ जो छोटा मैन्युफैक्चरर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस सारे प्राइस वार में। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट को चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर को स्पेशली किसी न किसी लेवल पे आके गाइड करे कि वो छोटा मैन्युफैक्चरर, आप देखें आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है पाकिस्तान में एक छोटे मैन्युफैक्चरर की शक्ल में। प्रॉब्लम ये आता है कि वो फाइनेंशियल थर्स्ट की वजह से वो अपने पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहा होता, और वो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसको तैयार ही नहीं कर पा रहा होता। मैं एक छोटी सी एक आपको एग्जांपल शेयर करता हूँ कि हमारे यहाँ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स को बनाने का बहुत पोटेंशियल है। स्किल्स लेबर भी अवेलेबल है, स्किल्स लोग भी अवेलेबल है, मशीनरी भी अवेलेबल है, फाइनेंस की कमी। अब फाइनेंस को किसी भी लेवल पे अगर लोग गवर्नमेंट छोटे लोगों को सपोर्ट करे तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा ग्रोथ सेक्टर है कि जिसके ऊपर आके काफ़ी सारे गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो सॉल्व होते हैं। बहुत सारे ममालिक में आप देखें
कि जो एफएमसीजी सेक्टर, फूड एंड बेवरेज का सिंपल एक सेगमेंट आप ले लें, तो ये सेगमेंट बहुत सारी इकोनॉमीज को सपोर्ट कर रहा होता है। लाइकवाइज आप मलेशिया को देख लें, पाम ऑयल की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही होती है, आपको पूरे मुल्क को सपोर्ट कर रही है। तो हमारे यहाँ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की स्किल्स मौजूद है लोगों के अंदर, लेकिन उसको बनाने के लिए उनके पास फाइनेंस नहीं है। फाइनेंस होगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे, और तमाम तर चीजें आके रुक ही यहां पे जाती हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाने से रुक जाती हैं, और अगर गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम ये देखेंगे कि कारोबार बढ़ते हुए जराइम की वजह से कितना जो है वो मुतासर हुआ है। तैयब मकबूल से इस हवाले से जो है वो रिपोर्ट लेंगे, पूछेंगे कि कारोबारी हजरात जो है बढ़ते हुए क्राइम से कितना परेशान है। तो एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं वो बढ़ते हुए जराइम से कितने परेशान हैं, क्योंकि जैसे ही जराइम बढ़ता है उसके साथ साथ उनकी जानों और माल का भी खतरा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तैयब क्या कहेंगे बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, अगर स्पेसिफिकली देखा जाए भत्ते के मामलात हों या इसके साथ डकैतियों के मामलात हों, कितने केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक? अनान, डकैती की और जराइम की सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक हर घंटे में 2 डकैतीज हो रही हैं एवरेज। ये वो है रोजाना की बुनियाद पर हर घंटे में 2 डकैतियां और चोरी, इसको मिक्स कर लें आप कि स्ट्रीट क्राइम ले लें, चोरी या डकैती हर एक घंटे में 2 48 वारदातें एवरेज। ये वो हैं जिनको पुलिस ऑन करती है, पुलिस जिनको रजिस्टर्ड करती है। इसके अलावा बहुत सारी वो है कि लोग पुलिस के रवैये से या पुलिस की नफरी कम होने से जो खवारी थानों में होती है उसकी वजह से पुलिस से रुजू ही नहीं करते। और बहुत सारी वारदातें वो हैं कि जब रेस्क्यू 15 पर कोई विक्टिम कॉल करता है कि मेरे साथ डकैती हुई है, तो पुलिस मौका पर जाकर कहती है कि ये ही इज टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोल रहा है, ये वारदात बोगस है। ये वो आपको बता रहा हूं कि 48 एवरेज है, 45 to 50 डेली एवरेज है स्ट्रीट क्राइम की। चोरी, डकैती, राजनी, नकबजनी ये मस्त होती है। दूसरी तरफ आप आ जाएं, हर सुबह का आगाज फैसलाबाद में हर सुबह शुरू होने के 3 घंटे बाद एक मर्डर होता है, हर 27 घंटे बाद एक मर्डर एवरेज है फैसलाबाद। ये तो जनाब बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे फैसलाबाद। इस सिचुएशन में आप देख लें कि बिजनेसमैन कितना परेशान है, उसको किसी तरह सिक्योरिटी नहीं। दूसरा, यहाँ हमारे एक सबसे बड़ा अलमिया, बड़ी सितम ज़रीफ़ी मैं समझता हूँ कि अगर किसी बिजनेसमैन के पैसे कहीं फंस गए हैं उसको वापस करवाने का यहाँ पर कोई रूल नहीं। अगर चेक है तो वो बोगस चेक का मुकदमा करवाएगा, उसका प्रोसीजर इतना लेंथी, इतना डिफिकल्ट है कि वो पैसे ही छोड़ने को तरजीह देता है। या आप अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज करवाएंगे, उसके लिए भी जितना आप समझ लें क्रिटिकल किस्म का वो प्रोसीजर बनाया गया, वो मुकदमा दर्ज करवाना, उसके बाद रिकवरी बड़ा ही नामुमकिन काम है। बिजनेसमैन को फैसलाबाद में, हालांकि इंडस्ट्रियल सिटी है, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के फैसलाबाद में है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन को किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं। अब हमारे फैसलाबाद में एक नई वारदात हो रही है। वारदात पुरानी तरीका नया है कि जो डाकू है ना वो बैंक के बाहर थोड़ा सा हट के खड़े हो जाते हैं, ठीक है, आप पिकट कर लेते हैं खुद को, उनको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा बैंक से पैसे ज्यादा लेके निकला है, बैंक से 100 फुट 200 फीट दूर जाते ही उसको लूट लेते हैं। ये डेली बेसिस पे वारदात हो रही है। केनाल रोड पे बहुत सारी वारदात इस तरह की हो रही है, सूसा रोड पे हो रही है कि बैंक से पैसे लेके निकलते। अब पुलिस ये कह रही है कि जो बंदा 5 लाख या उससे ज्यादा रकम बैंक से लेकर आए हम उसको सिक्योरिटी देंगे। ये अफसरान का स्लोगन है, अफसरान ये बात कहते जरूर है, मगर थानों SHOs या थाने मोहर से कॉन्टेक्ट किया जाए तो उनके पास कांस्टेबल ही मौजूद नहीं होता कि जो उसके साथ जाए। और इसमें एक और भी खतरा तो होता है, बाज़ ये इल्जामात लगाए जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, कि पुलिस वाले भी मिले होते हैं डकैतों के साथ, ये कहना है। अभी ये लास्ट वीक 2 मुकदमात हुए हैं, CPO साहब ने करवाए हैं अपने ही 2-4 कांस्टेबलों पे जो डकैती कर रहे थे। अब खुद बताएं आप कि किस तरह से पुलिस को फोन करके बताया जनाब हम इतने पैसे लेके जा रहे हैं, आप हमें सिक्योरिटी दें, वो तो खुद ही आके नाका लगवा दें। लेकिन हनान अब इस पुलिस के अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं।
अगर आप प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लेते हैं तो डाकू अब इतने दलेर न डर हो गए हैं, उनके लिए बंदे मारना काम ही कोई नहीं रहा। और इतने पैसों के लिए फिर तो यहाँ पे सूरत हाल बड़ी संगीन है फिर। अच्छा, बाज़ ऐसे भी होता है तैयब साहब, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ आपसे, बंदे आते हैं, कुछ थाने की गाड़ी भी साथ होती है, कुछ सिविल में बंदे होते हैं, उठा के बंदा ले जाते हैं, 10-10 दिन मिलता नहीं है, वो किधर जाता है? बहुत सारे ऐसे मुकदमात और बहुत सारे ऐसे मामलात हो चुके हैं। पिछले दिनों AA टेक्सटाइल का एक ऑनर थे, उनको उठा लिया गया था और काफ़ी दिन नहीं मिले। वो क्या मामला क्या होता है, ये किस तरह से? ये देखें, अब चूंकि 21वीं सदी हो गई है, लोग सिविलाइज होते जा रहे हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स दुनिया को देखें कहाँ पहुँच गई, हमारी पुलिस अभी वहीं खड़ी है। ये इन्होंने कुछ, मैं यहाँ पे प्रोग्राम में नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, दो इनके पास एक ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप एक साल भी बंदा रख के गायब कर दें तो कोई इसको ढूंढ नहीं सकता। ये बंदा इस तरह गिरफ्तार करके पुलिस वाले, हालांकि इनको बाकायदा IG साहब का स्टैंडिंग ऑर्डर्स है कि कोई भी पुलिस एहलकार प्राइवेट कपड़ों में, सादा लिबास में या प्राइवेट बंदे या रजाकार साथ लेकर रेड नहीं करेगा। मगर उसके बावजूद ये काम अभी भी चल रहा है, लोग गायब हो जाते हैं। पहले और अदारों पे इल्जाम लगा करते थे कि जी उन्होंने बंदे गायब किए, लेकिन मैं समझता हूं कि पुलिस सबसे आगे है इस वाले से। SHOs ने अपने दोस्तों के डेरों पर प्राइवेट टार्चर सेल बनाए हुए हैं, बंदा कई रोज वहां पर रखा जाता है, बंदा नहीं मिलता। अभी एक सियासी बंदा, हुकूमत का बंदा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने किसी से पैसे लेने थे, उसका मुकदमा दर्ज करवाया, वो विक्टिम मुलजम ऑलरेडी जेल में था। जैसे जेल से बाहर आया, उसको सब इंस्पेक्टर ने उठा के 1.5 माह तक उसको अपने प्राइवेट टार्चर सेल में रखा। उसके बाद उसके घर वाले आए, उन सियासी शख्सियत को पैसे दिए गए, तब वो बंदा रिलीज हुआ। ये चल रहा है, ये फैसलाबाद में अभी भी वही दौर चल रहा है, गार का दौर ही है यहाँ पे, यहाँ पुलिस स्टेट ही है। लेकिन यहाँ पे आके जिस बंदे को पता ही ना चले कि उसका घर वाला गया कहाँ पे, जिस थाने की गाड़ी आई हो उसके SHO से पूछें, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। ये मामला क्या है आखिरकार? वो बंदा फिर पता किस तरह से लगवाए? एक स्पेशलाइज अदारा होना चाहिए ना, कोई इस तरह का वाकया हो वहां पे जाके बताए और फौरी एक्शन हो, पता चले फौरी कि वो बंदा गया कहाँ। अनान, चाहिए तो ये जो SOP है, जो लॉ कहता है आपका कि अगर आप किसी को अरेस्ट करके लेके आए हैं तो उसके घर वालों को साथ इन्फॉर्म करें कि फलां केस में फलां थाने में हम लेकर जा रहे हैं, इसका फलां IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फलां है, उससे जाके फौरी जाके बंदी भी डालें, कॉन्टैक्ट करें, फौरी जाके बंदी भी डालने चाहिए। और बंदी डालने के विदिन 24 आवर्स उसको इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश भी किया जाए। रिमांड नहीं पड़ती, 10-10 दिन नहीं पड़ती। इवन बता के भी घर वालों को आए तो थाने के अंदर बता के आए ना कि हम इसको लेके जा रहे हैं, इस केस के अंदर हवालात में कई दिन बंद रखते हैं लेकिन बंदी नहीं डालते उसकी। ये क्या चक्कर होता है? ये चक्कर ये है कि मेरी एक ऑफिसर से डिटेल डिस्कस हुई थी, वो कह रहे कि जो क्रिमिनल्स हैं इनको अगर हम ना रखें, ये हमारा 14 डेज का रिमांड हमें अगर मैक्सिमम भी मिल जाए, ये झील जाते हैं। ये इन पर अगर थोड़ा बहुत हम टॉर्चर भी करें थोड़ा बहुत, तो वो भी झील जाते हैं। 14 दिन का ये 14 डेज का रिमांड पूरा करने के बाद जब जेल चले गए तो जो विक्टिम है जिसकी रिकवरी है फिर वो कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाना जरूरी है, लेकिन इस थोड़ा से जरूरी को जो SHOs हैं, IOs हैं, वो बिल्कुल जाती इस्तेमाल में भी ले आते हैं और ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर ऐसा भी हुआ कि एक बंदे को 7.5 माह बाद ये मंजर यहां पर लेके आए। ये कॉमन चीजें हैं। इसका हल यही है कि अल्लाह हिदायत दे, इनको ऑफिसर्स को चाहिए कि वो कम अज कम इस SOP पे अमल करवाएं कि बंदा अरेस्ट है, उसकी फौरी तौर पर जो है ना बंदी तहरीर की जाए, उसको अदालत में पेश कर दिया जाए। अदालत का काम है वो उसको सजा दे, जजा दे, क्या करे, वो जो है वो जजेस के ऊपर होना चाहिए। इस चीज को पुलिस को इस चीज के फैसले नहीं करने चाहिए। अकबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बिजनेस कम्युनिटी डिस्टर्ब है बढ़ते हुए क्राइम के रेशियो से? जी डेफिनेटली ऐसी ही बात है। मैं तैयब साहब की बात का थोड़ा सा एंडोर्स करूँगा। इन्होंने भी डिस्कस किया है कि कारोबारी मामला, जो लेन देन के मामला हैं लोगों के, वो डिस्टर्ब होते हैं, तो कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो रिकवरी का कोई ऐसा मैकेनिज्म हो, जो इन्होंने मज़ीद डिस्कस किया है। असल में ये प्रॉब्लम रेज ही तब होता है सर कि हमारे यहाँ कोई ऐसा SOP नहीं है कि अगर कोई नया बिजनेस किसी ने शुरू करना है तो उसके SOPs क्या होंगे। मेरा अभी दिल चाहे मैं आपके ऑफिस के बाहर खड़ा होकर शवारमे का एक पॉइंट लगा लूँ, ठीक है। हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं इसके 2 किलोमीटर के रेडियस में कम अज़ कम भी 500 के करीब शवारमा
बर्गर पॉइंट्स और मल्टीपल चीज़ें इस तरह की होंगी, कोई एसओपीज नहीं। इसके साथ बगैर इन्वेस्टमेंट के साथ, बगैर किसी तरीकाकार के साथ काम शुरू करते हैं, वो डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में आ जाते हैं। जब वो डिफ़ॉल्ट होते हैं तो अल्टीमेटली छोटे छोटे, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि इस तरह के छोटे छोटे लेन देन का प्रेशर जो है वो सारे का सारा जाता है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। आप थानों के अंदर चले जाएं, किसी का 50,000 का मसला है तो वो एसएचओ के सामने बैठा हुआ है, किसी का 10,000 का मसला है तो वो भी बैठा हुआ है, किसी का लाख रुपए से ऊपर का मसला है तो वो डीएसपी के आगे बैठा हुआ है। बाकी इदारे जो इन कामों से रेलेवेंट है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे। अगर बाकी इदारे भी अपना काम प्रॉपर तरीके से करें तो ये पुलिस के ऊपर जो एक बर्डन पड़ा हुआ है इन चीज़ों का, कि वो पुलिस अब रिकवरी पुलिस भी बन गई है, साथ साथ लोगों की रिकवरीज में भी लगे हुए हैं ना, करवा के दे रहे हैं। हमने देखे हैं ऐसे सोल्यूशंस, अच्छे तरीके से लोग डील भी हो रहे हैं, लोगों को डील भी किया जा रहा है, उनके सोल्यूशंस भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन ये एक अनडू प्रेशर है जो पुलिस के ऊपर एक एडिशनल, जो हमारा एक सोसाइटी की वजह से उनके ऊपर ये डल गया है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जो जितने भी बिजनेस से रेलेवेंट जो इदारे हैं उनमें से मैं अप्रिशिएट करूंगा आपके प्लेटफॉर्म के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी को, कि वो फूड आइटम से रेलेवेंट, बेवरेज आइटम से रेलेवेंट, आज से 4 साल पहले की बात आप कर लें और आज की बात कर लें, लोगों को उन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेट किया है। अगर इसको हम पॉजिटिव सेंस में देखें, लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं जी पुलिस का ये इधर छापा पड़ गया, इसका पंजाब फूड अथॉरिटी का ये होटल सील हो गया, ये रेस्टोरेंट सील हो गया। बिल्कुल, और उनको आजादाना इस मामले के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पुलिस पे तो बर्डन कम आएगा ही आएगा, अदारे की एक पहचान भी बनेगी और लोगों को पता होगा कि अगर गैर मियारी फूड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये अदारा आके आप पे फौरन एक्शन ले सकता है। और ज्यादा फिर पुलिस से ज्यादा डर उनको फूड अथॉरिटी का होगा, और फूड अथॉरिटी अगर बेहतर काम करती है तो वो ना सिर्फ इस तरह के बंदों को बंद करेगी बल्कि इसके साथ साथ अवाम के साथ जो खिलवाड़ उनकी सेहत के साथ किया जा रहा है उस हवाले से बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है। और ये बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा हुआ है जी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 साल पहले या जब भी ये फूड अथॉरिटी से पहले के जो मामला थे, लोग स्टैंडर्डाइज फूड ही इस्तेमाल करते थे, एलीट क्लास जिनके पास पैसा था, जिनके पास दूध चेक करने का ही कोई प्रोसेस नहीं था, कोई चीज नहीं। मतलब आपके शहर में कितना नाकस दूध है जो कि रोजाना की बुनियाद पे सेल आउट हो रहा था और पुलिस इस पे एक्शन नहीं ले सकती थी। और महकमा एक ऐसा चाहिए था हमें जो कि अवाम के साथ ये जो खेल के ऊपर जो उनकी सेहत के ऊपर खिलवाड़ हो रहा है उसके ऊपर कोई एक्शन ले सके। दूध से हटके अगर डेयरी प्रोडक्ट्स को देख लिया जाए जो लोकली सेल हो रहे थे, अगर देसी घी की बात की जाए तो कितने डेयरी यहाँ पे फॉर्म्स हैं जो कि लोकली देसी घी जो नाकस क्वालिटी का होता है उसे सेल आउट कर रहे थे, क्रीम नाकस क्वालिटी की सेल आउट कर रहे थे। और इवन दूध तो ये भी सुनने में आ रहा था कि बहुत सारे केमिकल्स डाल के बिल्कुल ऐसे दूध को गाढ़ा किया जाता था और उसमें से क्रीम और ये वो सब कुछ निकाल लिया जाता था और बाकी चीजें इंग्रेडिएंट्स डाल के उसे गाढ़ा किया जाता था। संगाड़े का जो पाउडर होता था उसे इस्तेमाल किया जाता था, ऑयल को यूज किया जाता था। ये वो तमाम चीजें थी, इससे अवाम की सेहत पे बहुत जो है वो असर पड़ा था। इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ तैयब मकबूल मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं मजीद क्राइम के हवाले से। तैयब, क्या कहेंगे, बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इसमें जो पुलिस है उसका कसूर है या फिर कोई मुनासिब कानून साजी इस हवाले से नहीं की जा रही जिसकी वजह से इस तरह के लोग हमेशा कोई ना कोई दरमियानी रास्ता देख के बच के निकल जाते हैं? अनान, पहले मैं आपको दादोशुमार बता दूं कि फैसलाबाद में जो रेशो है, हर 2 दिन बाद एक छोटे बच्ची को रेप का निशाना बनाया जाता है, रेप किया जाता है फैसलाबाद। हर 2 दिन बाद। तीसरे दिन मस्त इस तरह का वाकया पेश आ रहा है। अब तक एवरेज यही चल रही है पिछले। क्या ये उन लोगों के बेटे बेटियां नहीं है या सिर्फ और सिर्फ लाहौर का मामला या दीगर मामला हैं? एक आधे को तूल मिलता है तो वो अवाम के सामने हाईलाइट हो जाता है, मामला तो फिर बहुत सारे हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पे पेश आ रहे हैं। रोजाना की बुनियाद में ये आपको मैं एवरेज बता रहा हूँ, रोजाना भी हो रहे हैं, एक दिन का वक्फा भी बढ़ रहा है। अब पुलिस इस मामले में इस हवाले से बड़ी एक्टिव हो गई है कि जैसे ही कोई वाकया उनके सामने आता है फौरी तौर पे बच्ची का मेडिकल भी करवाया जाता है, जो कानूनी तमाम तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। लेकिन इशू ये है कि पुलिस, जैसे आपको पहली बात हम डिस्कस कर चुके हैं, नफरी इतनी है ही नहीं कि वो
प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज कर सके, जुर्म होने से पहले उसको रोक सके। इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, वसाइल नहीं है उनके पास। इसमें सोसाइटी को अपनी जिम्मेदारी अदा करने की ज़रूरत है कि किसी का बच्चा भी हमारा ही बच्चा है, किसी की बच्ची भी हमारी ही बच्ची। ये जो मैं आपको फिगर्स बताए हैं, दादोशुमार बताए हैं, ये वो बच्चे हैं जिनकी उम्रें 7 से 10 साल हैं। उन बच्चों को रेप का निशाना बनाया गया। उन बच्चियों को तकरीबन अब तक फैसलाबाद में 15 बच्चियां छोटी, उनको ज्यादती का निशाना बनाया चुका। 7 बच्चे हैं जिनके छोटे छोटे उनकी उम्रें हैं। तो ये, और इसी के साथ साथ मर्डर भी हुए हैं, कुछ वाक़यात ऐसे भी हुए हैं कि रेप के बाद बच्चे मर्डर भी हुए हैं। तो इसमें सोसाइटी को भी, पुलिस तो अपना काम हम समझते कर रही है, जितने के मसाइल हैं वो कर ही रही है अपने काम। सोसाइटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की ज़रूरत है। सबसे बढ़ के पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की ज़रूरत है कि बच्चे को कब, अच्छा इसमें जो सबसे अहम आपको दादोशुमार में बात बता सकूं कि इनमें देखा जाए तो महफूज सिर्फ वो बच्चे रहे हैं जो घर से बाहर नहीं गए। ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने वाले बच्चे भी रेप का शिकार हुए हैं, मदरसे जाने वाले भी हुए हैं, दुकान पे कोई चीज़ लेने वाले बच्चे भी रेप का शिकार हुए हैं, गली में खेलने वाले भी रेप का शिकार हुए हैं। तो बच्चे सिर्फ वही महफूज रहे हैं इनमें जो अपने घरों में हैं। घर से बाहर जाने वाला बच्चा महफूज नहीं है, उसकी कोई हिफाजत की गारंटी नहीं है। सोसाइटी को, मोहल्लेदारों को, पेरेंट्स को इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की ज़रूरत है। बिल्कुल करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ पुलिस का डर इस हवाले से क्या कम है? इसकी वजह से ये मामलात हो रहे हैं या पब्लिक में अवेयरनेस की ज़रूरत है? हनान, पुलिस का काम तो यही है कि वो मुलज़म अरेस्ट करे, मेडिकल करवा के अपने एविडेंसेस, फोरेंसिक एविडेंसेस और जो आई विटनेस, इस किस्म के जो तमाम उनकी तफ्तीश के तकाजे हैं वो पूरे करके कोर्ट में भिजवा दे। अब आपको पता है हमारा प्रोसीजर सजा मिलने का कितना लंबा है, तो अल्टीमेटली वो अक्यूज्ड बेल आउट हो जाता है। बहुत कम ऐसा हुआ कि फौरी सडन, जिन वाकयात में रेप के बाद मर्डर हुआ उनमें सडन उसका ट्रायल हुआ, विद इन अ मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ उसको ट्रायल पूरा कर लिया गया। लेकिन ये जो रूटीन मैटर समझा जा रहा है, अब इसको रेप के बाद रूटीन मैटर, मुकदमा दर्ज हुआ, अक्यूज जेल गया, ट्रायल चलना शुरू हुआ, ये सिस्टम ओवरऑल, इसकी ओवरहालिंग की जरूरत है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो जब से पाकिस्तान बना है, एक हम हर जगह पे नारा लगाते आ रहे हैं कि पाकिस्तान को मंशियात फ्री करना है, लेकिन ये माफिया दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। और मैं नहीं समझता कि अगर पुलिस इन्वॉल्व ना हो इसमें और कोई अंदर के बंदे इनके इन्वॉल्व ना हो, और इसके बावजूद भी इनको ये ना पता हो कि कहां से मंशियात आ रही है, कहां पे जा रही है, इसे रोका किस तरह से जा सकता है, इतनी फाल किस तरह से, मतलब हर गली मोहल्ले में देख लें कोई ना कोई आपको यहां तो नशा बेचने वाला या इस्तेमाल करने वाला लाजमी मिलेगा। अब इसको किस तरह से रोका जाए? ये माफिया इतना स्ट्रांग है कि पुलिस को जो सिक्योरिटी इदारे उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। हनान, मैं इसमें आपको 2-3 बातें क्लियर कर दूं कि सबसे पहले ये जो सीपीओ अभी तैनात हुए हैं लास्ट ईयर, सुहेल चौधरी साहब इस वक्त सिटिंग सीपीओ हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया इस मामले पे, और अब तक 15 के अराउंड पुलिस ऑफिशियल्स, जिनमें इंस्पेक्टर भी है, जिनमें सब इंस्पेक्टर भी है, जिनमें एएसआई कांस्टेबल भी है, वो रेड हैंडेड गिरफ्तार करवा चुके हैं मंशियात सेल करते हुए। 50 पुलिस 15 जो फिर भी मतलब पुलिस वाले अब डकैतियों के अंदर वो मंशियात बेचने में वो मतलब आखिर पुलिस कर क्या रही है? तो दूसरी बात, ये हमने भी ये चीजें बड़ी पॉइंट आउट की हुई हैं अपने चैनल पे कि डेली बेसिस पे पुलिस कह रही है कि हम केजीज के हिसाब से मंशियात रिकवर करते हैं, मंशियात फरोश गिरफ्तार करते हैं, रोजाना एक चल रहा है प्रोसीजर। लेकिन उसके बावजूद आज तक इसके पीछे कोई नहीं गया कि फैसलाबाद में मंशियात आ कैसे रही है। मोटरवे से आ रही है, बाईपास से आ रही है, आज तक इंट्रेंस पे कोई भी ऐसी चेकिंग सिस्टम नहीं शुरू किया गया। अब देखिए, अगर रोजाना 1 मन एवरेज मंशियात पुलिस रिकवर कर रही है, इसका मतलब 10 मन आ रही है, 1 मन पकड़ी जा रही है। तो रोजाना मनों के हिसाब से मंशियात, उसमें कोकीन भी आ रही है, उसमें आइस भी आ रही है, करोड़ों का नहीं साहब, अरबों रुपए का बिजनेस है जो कि विद इन अ सिटी जो है वो सिर्फ फैसलाबाद में देखा जाए। और अगर ओवरऑल की बात की जाए तो ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और किस तरह से लोग इसे चला रहे हैं, ये समझ से बालातर है। लेकिन यहाँ पे मैं एंटी नार्कोटिक फोर्स को लाजमी अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी जान से बड़े बेहतरीन जो है वो दमाद किए जाते हैं, बहुत सारे लोग पकड़े भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उनकी नहीं आती। गली मोहल्लों के अंदर जो लोग बेच रहे हैं,
कार्टेल हैं जो पूरे के पूरे, उनको पकड़ने का सिस्टम जो है वो मौजूद होना चाहिए। और इसमें पुलिस इंतजामिया का किरदार बहुत अहम है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि 15 पुलिस एहलकार तो वो हैं जो पकड़े गए हैं, अब बाकी कितने जो कि इन मामलात में मुलव्वस हैं, इस हवाले से भी एक्शन लेना चाहिए। कोई इन्वेस्टिगेशन इंटरनल साइड पे होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं इस सवाल? इसमें एक एंटी नारकोटिक्स यूनिट कायम किया गया है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। पहले इसको टाउन की सतह पर किया गया था कि एक सब इंस्पेक्टर डिप्यूट किया गया, साथ कुछ एहलकार डिप्यूट किए गए जिन्होंने सिर्फ मंशियात की ही इन्वेस्टिगेशन करनी थी। अब उसको वास्ट किया जा रहा है, हर थाने की सतह पर कर दिया गया है। कुछ थानों में अलग बन चुका है, कुछ में बन रहा है, जैसे कि स्ट्रेंथ हमारी जितनी है पुलिस की उसी हिसाब से बनेगा। अभी आपने एंटी नारकोटिक्स की बात की, मैं यहाँ को एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि इंटरनल मंशियात फरोशी नारकोटिक्स के खिलाफ एक्शन लेना सिटी के अंदर ये पुलिस का काम है, लेकिन ये मंशियात की स्मगलिंग सिटी में कैसे आ रही, सिटी से बाहर कैसे जा रही, ये एंटी नारकोटिक्स फोर्स का काम है। तो आप देख लें, पुलिस ने अगर इन दोनों डिपार्टमेंट्स का कंपैरिजन किया जाए तो मैं समझूंगा पुलिस ने ज्यादा कार्रवाई की है। अच्छा, लेकिन होता वही है कि जब इतने बड़े पैमाने पे मंशियात शहर में आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, स्ट्रेंथ पुलिस की है कोई नहीं, तो पुलिस तैयब साहब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर अरबों रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं, वो रखते कहां पे हैं? मतलब एक सिस्टम पूरा मौजूद होगा जी, ना? जी। बैंकिंग का सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होगा, उसमें मनी ट्रांसफर का सिस्टम इन्वॉल्व होगा। मोस्टली ये देखा जाता है मूवीज में और कुछ हद तक रियलिटी भी है कि ऐसे लोग मनी ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह को यूज नहीं करते, वो कैश को यूज करते हैं। और अगर कैश हैंडलिंग की जा रही है, अरबों रुपए एक शहर से कहीं बाहर जा रहे हैं, वो किस तरह से जा रहे हैं, कैसे लेके जाया जा रहा है, रखा कहां पे जा रहा है उसको? हनान, इसमें अब पुलिस से हटके दूसरे डिपार्टमेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखना कि ब्लैक मनी कहाँ पे पड़ी हुई है, किस तरह उसकी ट्रांजैक्शन की जा रही है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन किस तरह की जा रही है। ये और डिपार्टमेंट्स हैं, आप समझते हैं, फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर विद इन अ सिटी कोई इतनी बड़ी इनकम जनरेट कर रहा है तो ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो किस तरह से काम कर रहा होगा। और यकीनी तौर पे बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी मौजूद हैं जिनका रोजगार ही है, वो काम ही ये करते हैं और पता भी होता है मोहल्ले में ये बंदा ये काम कर रहा है, और कई बार पुलिस को पॉइंट आउट भी किया जाता है, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती और उल्टा पुलिस को बता देती फलां बंदे ने आके तुम्हारे खिलाफ शिकायत की, वो उसके घर बंदूकें लेके पहुंच जाता है। ये मामला ये जो सीपीओ है ना, ये इस मामले में बड़े स्ट्रिक्ट हैं। कोई भी मंशियात फरोश पकड़ा जाता है और उसका वो मुकम्मल बायोडेटा लेते हैं। अगर एक कांस्टेबल का भी उसके साथ कॉन्टैक्ट मोबाइल के जरिए भी उनको मिल जाता है तो वो स्पेयर नहीं करते। ये आपको 15 के फिगर वो बताइए जो उन्होंने अरेस्ट करवाए हैं, बहुत सारी तादाद ऐसी जिनको सस्पेंड कर दिया, जिनको डिपार्टमेंट से निकाल दिया। वो सीपीओ का बड़ा वाज़ा स्टांस है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सोशल क्राइम में मुलव्वस पुलिस एहलकार फैसलाबाद पुलिस का हिस्सा नहीं रहेगा। तो ये जो मंशियात, अभी 3 एहलकार पिछले दिनों उन्होंने इसलिए भी गिरफ्तार किए कि एक जगह पे बड़े अरसे से वो जुआ करवा रहे थे, वो उन्होंने गिरफ्तार करवा दिए। अब कुछ एहलकार पिछले साल ऐसे भी पकड़े गए जिन्होंने 2 बंदों को अगवा करके तावान भी लिया हुआ था। तो ये चलता है, लेकिन इस पे अब अफसरान जो है ना, अब स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बड़ी वाज़ेह पॉलिसी उन्होंने बनाई है कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, जेलों के हवाले से क्या कहेंगे? हमारे फैसलाबाद की अगर जेलों की बात की जाए, जितनी कैपेसिटी है तकरीबन इससे डबल वहां पे ट्रिपल कह सकते हैं आप, ट्रिपल कह सकते हैं बिल्कुल। तो इसको चेंज करने की जरूरत है, नई जेलें बनाने की जरूरत है, लेकिन सूरत हाल इससे मुनफरिद है हमारे शहर की। क्या कहेंगे? ये हनान हर दौरे हुकूमत में ये होता रहा कि ना इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को बेहतर किया, ना इनके को फंड्स ज़्यादा किए, ना इक्विपमेंट दी। इसी तरह जेलों का सिस्टम अब देख लें, आज से अब देख लें, आप कब से देख रहे हैं सहाफत को कि जितनी जेलों की कैपेसिटी आज से 10 साल पहले थी आज भी उतनी है। अच्छा, इस हुकूमत की बात इसलिए करेंगे कि इन्होंने, आपको पता, बुलंदोबाग दावे किए थे हर डिपार्टमेंट को बेहतर करने के कि हम यहाँ फैमिली की मुलाकातें भी होंगी, फैमिली रूम्स भी बनेंगे, यहाँ पर फैमिली से मोबाइल पे टेलीफोनिक बात भी करवा दी जाएगी, अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी कैदियों को। लेकिन अब पिछले दिनों जो अली अकबर हैं डिस्ट्रिक्ट जेल के सुप्रिटेंडेंट, वो आए थे, उनका कहना था कि हम कॉल पे बात करवाते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज उनका कहना था कि हमने दी भी हैं। कितनी सदाकत है आप बताएं? बिल्कुल वो ठीक कह रहे होंगे, दी होंगी, लेकिन आप ये बताएं कि एक सुप्रिटेंडेंट के अपने हाथ में जो कुछ है वो बेचारा वही कर सकता है, लेकिन इसकी जो बेहतरी लाने की ओवरऑल जरूरत है वो तो हुकूमत ने फंड्स देने हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट फंड्स देगी तो मामला बेहतर होंगे, अदरवाइज
ये मामला जिस तरह से चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल आपका आज के शो में आने के लिए। आपका भी जनाब सदीक साहब, बहुत शुक्रिया। अकबर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो काफ़ी हद तक काम करते हुए तो नज़र आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई जगहों पर रेट लिस्टें जो है वो लगी हुई नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से आवाम जो है वो काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि महंगे दामों चीज़ें खरीदने से वो परेशान है। और इसके साथ साथ अगर मौजूदा सियासी सूरत हाल की अगर बात की जाए, सियासी दर्जा हरारत काफ़ी हद तक मुल्क पाकिस्तान में बढ़ चुका है। पीडीएम जो है वो आजकल काफ़ी मुतहरक है और कई शहरों के अंदर जलसे किए जा रहे हैं। कैप्टन सफदर को भी गिरफ्तार गुज़श्ता दिनों के अंदर किया गया था कराची से, और मज़ार कायद के ऊपर जो नारे लगाए गए उसके ऊपर गिरफ्तार उनको किया गया था। लेकिन जहां तक बात आती है पावर शो के हवाले से, तो अपोजिशन जमातें जो हैं वो अपना पावर शो करती हुई भरपूर तरीके से नजर आ रही हैं। और अपोजिशन जमातों का ये कहना है कि ये सिलसिला तब तक हम जारी रखेंगे जब तक गवर्नमेंट जो है वो दस्तबरदार नहीं हो जाती। तो ये तमाम तर मामला जो है ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुल्क की सूरत हाल जो है वो सियासी गर्मा गर्मी के साथ साथ कुछ बिगड़ती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि जब इतने बड़ी तादाद में जलसे होंगे तो इसके बावजूद भी गवर्नमेंट नहीं जाती तो अगला लाहे अमल इनका क्या होगा अपोजिशन का, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मौजूदा पीडीएम के जलसों के ऊपर और सियासी गर्मा गर्मी के ऊपर हमने आज दावत दे रखी है। हमारे साथ महर अवैस अरशद मौजूद होंगे जो कि नार्थ रीजन पंजाब के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके साथ इब्रार रशीद ढिल्लू जो कि मैं ब्रेक से आते ही प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और इसके साथ साथ जखीरा अंदोजी की बात कर रहा था, चेयरमैन है मार्केट कमेटी के इब्रार रशीद ढिल्लू। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले मैं चाहूंगा महर अवैस अरशद की तरफ चलूं, पीडीएम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं उनके साथ। अवैस, क्या कहेंगे आप, जो सियासी शो किया जा रहा है एक और ताकत दिखाई जा रही है कि अवाम का समंदर हमारे साथ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया हनान। इस बात को लेके कि अवाम का समंदर, मेरे ख्याल में आपने शहर कायद में देखा कि इन्होंने ये जो मिक्स मिठाई है, पाकिस्तान डिकेट मास्टर्स जो हैं, इन लोगों ने मिल के एक ऐसा शो किया, इससे कहीं बड़ा शो 12 अक्टूबर 2011 को इमरान खान साहब ने वहाँ जिना पार्क में किया था और सोल पार्टी ने किया था। तो मेरा ख्याल है ये ताकत में है वहाँ पे, वहाँ सिंध हुकूमत इनके साथ थी। जो इनका तुरा इम्तियाज़ रहा है हमेशा से कि पकड़ धकड़ के बंदे लेके आ जाते हैं, वही मामलात वहाँ रहे। मेरे ख्याल में ये एक फ्लॉप शो था, क्योंकि ये 11 पार्टियों ने मिल के, पूरे पाकिस्तान की अपोजिशन ने मिल के एक शो किया है और उनका बयानिया स्टेज पे ही मुस्तरद हो चुका है। मेरे ख्याल में उसकी हवा निकल चुकी है, ये जो इन्होंने मूवमेंट बनाई थी, और ये अब बयानिया इनका मजीद नहीं बिकेगा कि आल बचाओ माल बचाओ। इन्होंने पाकिस्तान का जो पिछले 30 साल में हाल किया है, मेरे ख्याल में इनको अब शर्म आनी चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि पाकिस्तान किसी अच्छी राह पर अगर चल पड़ा है तो इसको तरक्की की तरफ जाने दें, बजाय कि ये अपने केस फेस करें, बजाय कि ये झूठ बोलने की बजाय। हमारे वो जो मुस्लिम लीग नून के जो कायद थे, अब तो वो यहाँ से भगोड़े हो चुके हैं, वो वहाँ बैठ के हमारे इदारों पे तनकीद कर रहे हैं, हमारे जर्नल्स को निशाना बना रहे हैं। किस बात का मतलब? मीठा मीठा हापा पर कड़वा कड़वा थू। वो फिर आके बताएं टीवी पे कि पिछली 2 दफा उन्होंने किस तरह हुकूमत बनाई है। मेरा ख्याल है ये सिर्फ तनकीद बनाए तनकीद के ऊपर नहीं चलेगा। कौम अब बड़ी बेहतर हो चुकी है, कौम को शऊर आ चुका है, उनको ये झूठ अब भूलेंगे नहीं। ये कभी लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देख लिया जाए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हनान, बढ़ती हुई महंगाई पे क्या पीडीएम ने एक दिन भी बात की है? कि क्या पिछले 2 साल के अगर आप कोई भी टीवी शो निकाल लें, एक हमारे एंकर दोस्त थे, मैं कल उनको देख रहा था, वो कह रहे हैं कि 2% इनके पूरे टीवी शोज में से, ट्विटर अकाउंट में से, सोशल मीडिया में से 2% इन्होंने महंगाई पे बात की है। 98% तो ये सिर्फ नैब को रो रहे हैं कि हमारी जान छोड़ दी जाए, हमें एनआरओ दिया जाए, हमें भागने दिया जाए। झूठी रिपोर्टें बनाई जाती हैं। वो साहब यहाँ पे बीमार हैं, बिल्कुल लकड़ी की तरह दोहरे हो चुके थे, और अब वो वहां बैठ के कभी हैरट्स फेर रहे हैं, कभी वो किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं और वहां से बैठ के इदारों को धमकियां दे रहे हैं। मतलब क्या पाकिस्तान की डिग्निटी के ऊपर ऐसे लोगों को छोड़ा जाना चाहिए? इन लोगों को, वो 2-3 दफा का वजीर आजम रह चुका है, पाकिस्तान के राज उसके सीने के साथ है,
और वो कह रहा है कि जी हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की है। व्हाट इज दिस? मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के लोगों को वहां छोड़ना चाहिए। हुकूमत इंशाअल्लाह ताला फिल फौर इसके ऊपर अपने इक़दामात करेगी और नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाया जाएगा और उसको सबक दिया जाएगा कि हर जगह बैठ के फौज के खिलाफ नहीं जाया जाता। प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच की टाइगर फोर्स के साथ और वहां पे कुछ तस्वीर जो हैं वो वेजा की दिखाया गया कि नवाज शरीफ मुल्क से जाने से पहले कैसे थे और वहां पे जाने के बाद कैसे हैं। आप क्या समझते हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर इस तरह की गुफ्तगू मुनासिब थी उनके लिए? मेरा ख्याल है कि ये आप उसको रिएक्शन काउंट करेंगे, क्योंकि टाइगर फोर्स एक यूथ की है, वो यूथ का फंक्शन था, वो यूथ के नौजवानों ने जो भी एक उस फंक्शन पे प्राइम मिनिस्टर को मदऊ किया था, वो आके ये कहते हैं कि हमारी जंग इमरान खान के साथ नहीं, उसको लाने वालों के साथ है। तो आप और मैं लेके आए हैं, मैंने वोट दिया है इमरान खान। अल्टीमेटली बिल्कुल ये अवामी की ताकत। क्या वो अवाम के खिलाफ है? क्या वो अवाम को बता रहे हैं कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा? तो वह अवाम को नहीं छोड़ा उन्होंने पिछले 30 सालों में। पाकिस्तान को उस तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया कि वी आर इन द ग्रे लिस्ट, वी कांट डू एनी सोशल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द एरा। और फिर ये लोग हमसे इस बात की तवक्को करते हैं कि हम लोग इनके केसेस को जाने दें। कैसे हो सकता है ये? आप क्या कहेंगे, बल्दियात जो खत्म किया गया ये भी तो अवाम की वोट की ताकत से आए थे ना? बल्दियात को इस सूरत में कभी भी खत्म नहीं किया गया कि ओवरनाइट उनके ऊपर कोई शब खून मारा गया है। बल्दियात के रिफॉर्म का बिल पेश किया गया, एक रिफॉर्मेटिव बिल्कुल एक नया सिस्टम आ रहा है और वो सिस्टम इस सिस्टम को एम्पावर करने के लिए आ रहा था। वो बल्दियात जो पिछले 3 साल से या 5 साल से प्रैक्टिस हो रहा था उसमें तो जान ही नहीं थी। फंड्स वो लेके बैठे हुए एमपीज एमएनएस थे। अब इसके अंदर जो बल्दियात का सिस्टम आ रहा है इसमें आपको जनरल पब्लिक को, आम आदमी को एम्पावर किया जाएगा कि वो अपनी गली मोहल्ले के, वो अपने इलाके के, वो अपने लोगों के मसाइल खुद हल करें। उनके पास फंड्स होंगे, उनको किसी एमपी एमएनए के डेरे पे जाकर बैठने की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्ट फाइनेंस कमेटी है एक हमारी बनेगी जो पंजाब की, जो उनको मॉनिटर करेगी और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये एक बेहतरी की तरफ था। ये इनको स्टेप बैक करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया। तो इसके अंदर मेरे ख्याल में अगर अदारों में रिफॉर्म आ रहे हैं और पिछले लोगों को उससे कोई तकलीफ है तो ये अच्छा, तंजीम साजी के ऊपर क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो की जा रही है इसमें बहुत सारे लोगों को ओहदे दिए गए लेकिन बहुत सारे लोग महरूम भी रह गए। अब ये कहा जाता है कि नजरियाती वर्कर इग्नोर किया जा रहा है, जिसके लिंक्स एमपी एमएनएस या मिनिस्ट्रीज के साथ स्ट्रांग है, उनको ओहदों से नवाजा जा रहा है। कितनी सदाकत है इसमें? नहीं, मैं इससे बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा जी कि नजरियाती, मेरे ख्याल में जो भी ओहदेदार है वो नजरियाती ही है, वो इमरान खान के विजन को लेकर चल रहा है। नए पुराने की बात यह है कि कुछ लोग एक्टिव होते हैं, कुछ लोग एक्टिव नहीं होते। तो जो जितना एक्टिव है, जो जितनी अपनी परफॉर्मेंस दे चुका है, जो जितना पार्टी के लिए अपना वक्त, अपना पैसा, अपना टाइम लोगों की खिदमत कर रहा है, तो मेरे ख्याल में उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड किया जाना चाहिए। और फैसलाबाद में तंजीम साजी बहुत बेहतरीन हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूनियन काउंसिल तक हमारी तंजीम साजी हुई और उसका मुंह बोलता सबूत हमारा लियाकत बाग का जलसा था, जो सिर्फ जलसा की सूरत इख्तियार कर गया। बेसिकली वो हमारी एक हल्फ बर्दारी की तकरीब थी नॉर्थ पंजाब के ओहदेदारान की, जो एक जलसा की सूरत इख्तियार कर गई और उसमें हमारे जो नॉर्थ पंजाब के सदर हैं सदाकत अब्बासी साहब और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हसन मसूद साहब, इन्होंने बहुत मेहनत की है तंजीम साजी को कंट्रोवर्शियल रखे बगैर, स्टेप बाय स्टेप, शहर बाय शहर, पहले सिटीज़, फिर ज़िला और उसके बाद तहसीलें और अब यूनियन काउंसिल लेवल तक जो है हमारी तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कहीं पे भी कोई वर्कर नाराज रहा होगा। एवरीवन इज इन द पार्ट ऑफ दिस पार्टी, तो वो अपने अपने ओहदे, अपने अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल। अबरार रशीद ढिल्लों भी हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन है मार्केट कमेटी के, और इनसे गुफ्तगू करते हैं और जखीरा अंदोजी के हवाले से पूछते हैं। अबरार बताइएगा कितने इकदाम किए गए जखीरा अंदोजी के हवाले से और किस तरह से रोका जा रहा है इसको, स्ट्रेटजी क्या बनाई गई है? ये डीसी साहबान की ज़ेर सरबराही में एसी साहबान काम कर रहे हैं। देखिए हमारे पास जो रिकॉर्ड आता है ना मार्केट कमेटी का, हमने वो मेंटेन रखना होता है, हमारे बंदे चेक करते हैं सारा कुछ। उनके अलावा अगर वो हमें पता चले कि इस गोदाम में ये माल उतरा है, हमारे तक नहीं उन्होंने वो रसीद वगैरह कटवाई, तो फिर हमारे बंदे हैं वो हमें बताते हैं, फिर हम एसी साहबान को आगाह करते हैं, वो भी आगाह, उनको भी पता होता है।
अच्छा, वैसे खबरी रखे होते हैं आपने जो फिर ही पता चलता है ना। गोदाम तो होते हैं बाहर, किसी का जंग रोड पे है, सरगोदा रोड पे है, वो हमें बताते हैं कि ये माल आया है। वो फिर जो हमारी वो आती हैं उनकी रसद बोरियों पे लगते हैं पैसे वगैरह, वो ये करते हैं। वो उनको मार्केट कमेटी की फीस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको है FPR की, जिसकी वजह से वो हीरानंदोजी कर लेते हैं। को पता है कि रेट ज्यादा होने वाले हैं, वो बाहर अलग से रख लेते हैं। वो हमारे बंदे हमें बताते हैं कि इस जगह पे माल आया, फिर हम चेक करते हैं कि रसीद उन्होंने कटवाई है कि नहीं कटवाई। एक आधा दिन देखते हैं, फिर ना AC साहबान को आगाह करते हैं, फिर हमारे ED वगैरह सेक्रेटरी जाते हैं, उस पर हमने ना। अच्छा, सिद्धार मंडी की सड़क की सूरत हाल बड़ी अबतर थी, आपने उसको मंजूर भी करवाया था? वो बन गई हमारी। अच्छा, रोड कंप्लीट हो चुका है। वो कितनी लागत आई उस पे, और अगले प्रोजेक्ट्स क्या हैं उस हवाले से भी? वो हमने टोटल 6 करोड़ रुपया रखा था। 2 करोड़ रुपया था सिद्धार मंडी में, 2 करोड़ रुपया था ये गल्ला मंडी फैसलाबाद के लिए, 1 करोड़ था सिद्धार। वो सारे काम कंप्लीट हो गए। जो मेन बाहर वाली सड़क है वो अभी तक कुछ ठीक है, होने वाली है, पेच वर्क उनका होने वाला है, वो इस बजट में हो जाएगा। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि वहां पे जब सुबह सुबह बोलियां लगती हैं तो सब्जियों का रेट कंट्रोल किस तरह से किया जाता है? क्या वहां पे आपकी तरफ से कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है जो खड़े किए जाते हैं, या विजिट किया जाता है, सरप्राइज विजिट होता है? इसको किस तरह से मैनेज करते हैं आप? वहां पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तो नहीं होते, वहां पे हमारे इंस्पेक्टर होते हैं। वो बोलियां कंट्रोल ऐसी होती हैं कि आपका कोई चीज आ गई है, कोई काश्तकार लेके वहां पे आ गया है, वहां पे लेने, अब कहते हैं महंगाई ज्यादा हो गई है, वो अगर लेने वाला है, एक चीज आ गई है, 10 बंदों के लिए सामान पड़ा, लेने वाले 100 हैं, सारी बात उसकी बोली ज्यादा लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही वहां पे ये होता है कि जो अच्छी चीज है, हमारे बंदों का काम है कि वह वहां पे क्वालिटी मेंटेन करवा, क्वालिटी मेंटेन रखें, उसके रेट अलग होते हैं। आपस में ये आड़ती है लोग, अगर सामान ज्यादा मिल ना जाए, वहां पे हम सरेआम, वहां पे सारे होती है, वहां पे हम बोली करवाते हैं। वहां पे होता भी है, अगर अंदर खा तो वो कहते हैं कि जनाब आप बोली का रेट, लेकिन हमारे बंदे वहां पे मौके पे जो रेट हो, वहां अगर कोई अंगूर आ गया, क्वाडो आ गया, जो ऐसे कोई सब्जी हैं, कोई वहां पे हम उनकी करवाते हैं, बोली होती है। बोली होती है। जो अच्छी चीज है उसका अलग रेट होता है, जो उससे बिल्कुल चीजें जो हैं उनको देखने के बाद ही उनके रेट जो है वो मुख्तस किए जाते हैं। आप प्राइस कंट्रोल हमारी जो होती है ना, रेट लिस्ट वगैरह, आप देखें, आप बाजार में लेने जाएं और उस पे रेट देखें, उसमें हर चीज में 50-50, 100 रुपए का फर्क है। हम कहते हैं कि यार हम एक रेडी वाले का बाहर चलान करें ना, तो कहना यार बड़ा जुल्म किया है, उसको 2000 जुर्माना कर दिया, लेकिन आप ये नहीं देखते उनका तो 200-200 रुपये उन्होंने 1 किलो के पीछे उन्होंने अपना प्रॉफिट रखा हुआ है, लेकिन वो आपकी नजर में, लोगों की नजर मजलूम बन जाते हैं। बड़े स्टोरों का नहीं इतना कसूर, वहां पे चीजें अच्छी हैं, जो भी कसूर है ये रेडी वालों का। लेकिन हम उनको चलान करें या मजिस्ट्रेट जाए तो अवाम कहती है कि बड़ा जुल्म कर दिया जी, वो देखें बड़े स्टोरों पे ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। वहां पे भी तो चेक एंड बैलेंस होता है। पिछले दिनों AC सिटी ने, मतलब बहुत मारूफ ब्रांड हैं जिनको बड़े बड़े स्टोर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको मुकम्मल तौर पे सील कर, बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो देखें, वो 2 स्टोर होंगे, 3 स्टोर होंगे, रेडी वाले इधर हजारों में हैं, रेट इन्होंने बढ़ाए हैं। बिल्कुल इनको कंट्रोल करना चाहिए और इनके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ महर अवैस अरशद मौजूद है, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। क्या कहेंगे आप, अगर शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि MP MNA साहिबान उस तरह से बजट नहीं लगवा पा रहे जैसे लगना चाहिए। बहुत सारे मेन रोड्स हैं जो कि टूट फूट का शिकार हैं, जिनमें जंग रोड, सत्याना रोड और समुद्री रोड और इस जैसी मेन कई शाहराहें आती हैं। क्या कहेंगे, बजट आना चाहिए था, लगना चाहिए था आवाम पे, लेकिन लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। आवाम का ये कहना है कि 2 से 2.5 साल इनको वजूद के अंदर आए हो गए, कोई भी एक मेन प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। कश्मीर पुल अंडरपास का प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट था, लेकिन उसका सेहरा कभी नून लीग की गवर्नमेंट अपने सर लेने की कोशिश करती है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि उनका कहना है कि राना सनाउल्लाह साहब ने इसका
इफ्तिताह किया था, लेकिन ओवरऑल अगर सूरत देखा जाए तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ा काम नहीं शहर के अंदर किया गया। अभी हनान इसके अंदर जब आपका सीएम साहब का रिसेंट था विजिट यहाँ फैसलाबाद के लिए, तो उन्होंने प्रोजेक्ट्स के लिए तकरीबन 3 अरब रुपए का ऐलान किया था, तो जो इमीडिएटली इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होने थे। और वो प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके अंदर हसीब शहीद हॉस्पिटल का था, हमारे जो रोड है सतियाना रोड, जड़ावाला रोड, झंग रोड है, इनका था दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन का। तो ये प्लान जो हैं इनके बजट आ चुके हुए हैं, उनके ऊपर प्लानिंग हो रही है। मेरा ख्याल है 1-1.5 हफ्ते के अंदर ये इंशाल्लाह ताला आपको सारे शहर के अंदर तरक्याती काम का जो फुकदान था वो ख़त्म होता नज़र आएगा। और उसके ऊपर अभी खान साहब का, अभी हमारे रिसेंट यहाँ से फैसलाबाद से MP ख्याल कास्त्रो साहब गए हैं, तो उन्होंने खान साहब ने भी ये कहा है कि फैसलाबाद को बहुत जल्द रिलीफ प्लान जो मिला था उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने CM साहब को भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। और जहाँ तक रहेगी पिछले बात, तो छोटे फंड, जो छोटे तरक्याती फंड हमें जितने MP MNAs को मिल रहे थे, वो अपनी अपनी कैपेसिटी में बेहतरीन काम किया है। जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे सड़कें बन चुकी हैं, वासा की बेबहा यहाँ पे स्कीमें आप देखें, तकरीबन एक MNA तकरीबन 35 करोड़ रुपए की सड़क कहाँ पे अवैध बन चुकी है। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पे लारी अड्डे की, सूरत हाल इस कदर अबतर है कि वहाँ पे आप ट्रैफिक में ब्लॉक हो जाएं, 2-2 घंटे नहीं जाते। समुद्री रोड को देख लें, जंग रोड को देख लें, सतियाना रोड को देख लें, जड़ावाला रोड को देख लें, टूट फूट का शिकार है। कहीं पे मुझे नई सड़क बनी हुई नजर नहीं। मैं आपकी जो बात है उसी को बता रहा हूँ कि मेगा प्रोजेक्ट्स जो आते हैं, जो मेन रोड्स होते हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। जो MP MNAs को फंड मिले हैं वो उन्होंने अपनी यूनियन काउंसिल्स के अंदर यूटिलाइज किए हैं। अभी उसके अंदर कोई 15 लाख रुपए की PCC हुई है, कोई 25 लाख की PCC हुई है, कहीं 15-20 लाख रुपए का सीवरेज हुआ है। वो गलियां, वो मोहल्ले जिनकी हालत अबतर थी, जहाँ पे वासा और गंदी नालियों का सिस्टम अभी तक चल रहा था, उनको उन्होंने रिप्लेस किया है। तो वो फंड, अभी ये मेगा प्रोजेक्ट्स जो पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, जो फैसलाबाद को फंड आएगा, ये इन्हीं सड़कों के लिए आएगा, गली मोहल्लों के लिए, हमारी कॉलोनीज के लिए, छोटे इलाकों के लिए, वो इलाके जहाँ सहूलियात नहीं थी, जहाँ साफ पानी नहीं पहुँच रहा था, जहाँ गैस की स्कीमें नहीं थी, ये फंड MNA MPs ने वहाँ यूटिलाइज किए हैं। उसके अलावा जहाँ स्ट्रीट लाइट्स का काम था, कारपोरेशन ने बहुत अच्छा काम किया। पिछले दिनों में आप देख रहे होंगे कि TMA ने जो जितने भी स्ट्रीट लाइट्स थे ये दोबारा रिस्टोरेशन हुई है। तो ये जितने फंड्स हैं ये MNAs MPs ने अपने अपने हलकों में पार्शली यूटिलाइज किए हैं। तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपया एक MNA का और तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपया एक MPA ने सालाना अपने अपने हलके में अब तक मेरे ख्याल में ये स्कीमें दे के वो कंप्लीट करवा चुके हैं। सीवरेज के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं शहर फैसलाबाद में, और बारिश होती है उसके बाद सूरत हाल देखने वाली होती है, नदी नालों का मंजर पेश कर रहा होता है शहर। लेकिन बात की जाए इस दफ़ा की बारिशों की, तो बहुत सारे MP MNAs की तस्वीरें भी आवेज़ा की गई गटरों के ऊपर, जो कि जिसके ऊपर अवाम का गमो गुस्सा जो उन्होंने निकाला उसको देखा जा सकता था। क्या कहेंगे इस हवाले से? काम करना चाहिए वहाँ पे, तो अभी भी नई सीवरेज लाइनें नहीं डली जहाँ पे तस्वीरें लगाई गई थी। मैं आपकी बात को इंडोर्स करूँगा, और ये फैसलाबाद का सबसे बड़ा अलमिया रहा है कि आज तक किसी ने इस टॉपिक को लेके कोई भी ऐसा शो नहीं किया। इसके ऊपर आप एक प्रॉपर शो करें कि वासा क्यों परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। इसमें वासा का या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का कतई तौर पर कोई कसूर नहीं है। हमारे पास वासा में 2004 का टैरिफ चल रहा है, मतलब एक 5 मरले के घर को सिर्फ 51 रुपए बिल जा रहा है, जो कि लोग नहीं देते। और अगर उसको डिस्कनेक्शन करते हैं तो वो उसके ऊपर हमारा तकरीबन वासा का 3 से 4 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है। वासा डिस्कनेक्शन करके साइड पे होता है, हमारी आवाम माशाल्लाह ऐसी है कि वो बोरी खींचते हैं और वो दोबारा चल पड़ा। बिजली का बिल हमारा जो वासा का था वो एक फ्लैट रेट टैरिफ चल रहा था। जाते जाते हमारे जो साहिबान थे वासा के, उन्होंने अल्लाह इनके ऊपर रहमत की और इनको कमर्शियल टैरिफ लगा दिया गया। जहां उनको 7 रुपए फ्लैट यूनिट मिल रहा था, अब वो 21 रुपए दे रहे हैं। वासा की 260 मिलियन पर मंथ एक्सपेंसेस हैं, जबकि उनकी रिकवरी सिर्फ 100 मिलियन है। आप मुझे बताएं कि किसी भी एक ज़ईशुर आदमी को कहा जाए कि ये 100 रुपया ले लें और ये 300 का सामान ले आए, किसी भी तरीके से वायबल है? मेरे ख्याल में मौजज़ा है कि वासा ने इस मानसून में अपने आप को सस्टेन किया। वासा को संभालना किसने है? इसके लिए प्लान किसने तश्कील देना है? गवर्नमेंट को चाहिए ना कोई इनिशिएटिव ले। अभी जो नए MD साहब आए हैं, जब्बार साहब, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन और बहुत
विजनरी आदमी हैं। उन्होंने सबसे पहले टैरिफ अप्रूवल के लिए सीएम साहब से मीटिंग दी है, अभी बार बार उनका चल रहा है। होपफुली इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते या नेक्स्ट अगले 10 दिन के अंदर फैसलाबाद वासा को एक रिलीफ पैकेज मिलेगा। और फैसलाबाद वासा के पास पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, जिसमें फ्रेंच प्रोजेक्ट चल रहा था जायका के नाम से, 1-2 यूएस एड के प्रोग्राम थे, जापानीज एड आ रही थी। ये सारा कुछ पिछले इस 1 साल में बंद हो चुका हुआ है। ये पुराने प्रोजेक्ट्स थे जो खत्म हो चुके हैं, अब ये प्रोजेक्ट रिन्यूअल की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रही है कि फैसलाबाद को, वासा को खास तौर पे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस में पीछे हैं और हमारे एक्सपेंसेस मीट अप नहीं हो रहे। फैसलाबाद वासा का बिजली का बिल जो है वो अभी तक पेंडिंग है। वो मामलात जो है, बिल्कुल उनका मीटर जो है वो काट दिया गया था और इस चीज को हाईलाइट भी हमने किया था। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि वासा को भी टैरिफ चेंज करने की जरूरत है, और अगर करती है उसको इंप्लीमेंट करना मेन चीज है। ये अगर इंप्लीमेंटेशन हो जाती है तो बहुत सारे मामला जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ बिजली का बिल हजारों में आ रहा है और इसका सैकड़ों में आ रहा है। तो ये मामला जो हैं इसे चलाने के लिए बेहतर करने की जरूरत है। बजट नहीं इसके पास, किसी भी अदारे के पास होगा तो वो चलेगा किस तरह से? ये अपनी नौकरियों के लिए पैसे जो हैं वो किस तरह से इकट्ठे कर रहे हैं, अवाम पे लगाना तो दूर की बात है। तो ये तमाम तर मामला थे, इनको देख के चलना चाहिए। हमारे साथ इब्रार रशीद ढिल्लू भी मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। ढिल्लू साहब, क्या कहेंगे आप, खास तौर पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की बात की जाए तो किस तरह से इनको मुख्तलिफ बाजारों के अंदर लगाया जाता है, ड्यूटीज कैसे लगती हैं इनकी, और अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है जायद मुनाफाखोरी करते हुए तो उसको किस तरह से रोका जाता है? क्या उसका सामान जब्त किया जाता है या स्पेसिफिकली उसे कोई जुर्माना किया जाता है? कि मजिस्ट्रेट होते हैं थानों के लिहाज से, जितने थाने, हर थाने में एक मजिस्ट्रेट, उसकी आगे टीम होती है। पहले तो हम वो चलान होता है, गैस को वार्निंग, पहले 1-2 बार वार्निंग दे दी, अगर ना हो दे चेक करते रहते हैं वो बंदे, फिर उनका चलान करते हैं 1000-1500 जितना बनता है। अगर वो फिर ना हो फिर उसका हम सामान जब्त कर लेते हैं। तो अगर हम एक जगह पे उसका चलान किया, वो अगले दिन दूसरी जगह पे बैठ जाता है। वो आपको मैं पहले भी बता रहा था कि हमारा काम एक बंदा है, हम जितनी यहाँ पे लगती हैं रेडी, हम तो फिर उतने बंदे हमें रखने पड़ेंगे। रेडी वाला आज इधर खड़ा है, आगे उधर है। अच्छा, झंग बाजार की अगर बात की जाए जी, वहां पे तो पॉइंट्स फिक्स किए जा चुके हैं रेडी वालों के भी। रेडी वाले पैसे देते हैं खासतौर पे दुकान वाले को उसकी दुकान के आगे रेडी खड़ी करने के लिए। वहां पे क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया? अच्छा, वहां पे आपको बताता हूँ, आप जंग बाजार में सबसे रेट कम ही होता है। लोगों को कोशिश होती है जाके वहां पे करें। वहां पे हम चलान करते हैं, वहां पता है ना कि हर दुकान वाले ने वहीं पे बैठना है, वो रेट उनके कम होते हैं। वहां पे बाकी जो चीज है ना, सफाई वगैरह, तो कारपोरेशन के काम है। हमारा तो काम ये है कि हमने रेट वगैरह देखने क्या चल रहे, मजिस्ट्रेट को बताते हैं, हमारी अपने मार्केट कमेटी के लोग जाते हैं, जाकर चेक करते रेट ये, फिर हम पहले वो उनको वार्न कराते हैं, वो ना हो फिर वो मजिस्ट्रेट वगैरह हम भेजते हैं। तो इसका मजिस्ट्रेट हल जो बंदा होता है ना, कि हर चीज गवर्नमेंट पे डाली जानी, जैसे आप बात कर रहे थे वासा की, इधर मुझे पहले ये था कि शायद ये टीवी पे बैठ के, या 2 साल हो गए हैं तो कुछ नहीं हुआ। अब जब से मैं मार्केट कमेटी में आया हूँ, 5-6 माह हो गए, कि वाकई 30 साल का जो हम पे बोझ है ना, वो अब हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कि 3 अरब की वो 11 अरब रुपया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा हुआ 11 रुपया सीएम साहब करके। लेकिन बात ये है कि टल्लू साहब 11 अरब रुपया कह तो दिया गया, लेकिन लग कितना रहा है, आ कितने चुके हैं पैसे? इस पे भी ना, अब आपको भी पता है हर चीज पे ऐसे नहीं होता कि वो 11 अरब देंगे तो सुबह ही वो 11 लग जाए। चलें जी, इससे 11 अरब का हिसाब लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू जो है इब्रार रशीद ढिल्लू के साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ इब्रार रशीद ढिल्लू मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। ढिल्लू साहब, क्या कहेंगे, फैसलाबाद के अंदर कोई मजीद प्रोजेक्ट्स सब्ज मंडियों के हवाले से लाए जा रहे हैं, और क्या जितनी आबादी है उस हिसाब से जितनी मंडियां मौजूद हैं इनाफ हैं? हम कर रहे हैं इस पे वर्किंग। आज ही हमारी मीटिंग है 1 बजे। इनके कन्वीनियर हैं, इनके
वैस भाई के छोटे भाई शुएब अरशद, वो आज चेयर करेंगे मीटिंग। उस पे हम एक गल्ला मंडी का सोच रहे हैं कि गल्ला मंडी, क्योंकि आपके सामने वहां पे बाहर से आते हैं कंटेनर ट्रक वगैरह, ये भी कम होगी। काफी 1940 की गाल बनी हुई है। तो इस पे भी आज हो रही है हमारी मीटिंग के इसको जो हमारे सदर साहबान या बाकी दुकानदार मेंबरान, इनकी मुशावरत से कि हम ये है 15 एकड़ पे, हमारी कोशिश है 30 से 35 एकड़ पे चले जाए। वहां पे इनकी शॉप्स वगैरह बड़ी करेंगे, वहां पे गोदाम वगैरह भी इनके होंगे और पार्किंग के भी निजाम को हाँ, बेहतर। वहां पे इसलिए तो यहाँ पार्किंग तो है ही नहीं, इधर मार्केट बड़ी छोटी हो गई है। तजावजात जो भी चीजें इन्होंने पहले भी की हुई हैं सारा कुछ, लेकिन उसके बावजूद जगह बहुत कम है। ट्रक वगैरह आते हैं, 100-100 200 ट्रक आना है, वो अंदर जगह नहीं है इसकी। हम देखेंगे प्रॉपर मोटरवे के पास ऐसे सदार मंडी है, उसकी भी एक्सटेंशन पे हम गौर कर रहे हैं। अभी भी वो ठीक है, काफी हमें 2, 4, 5 साल काम दे सकता है सदार मंडी में भी, लेकिन हम 10 एकड़ पे कोशिश कर रहे हैं कि इसको मजीद आने वाले 50-60 साल अच्छे वहां पे गुजर जाएं। अब हमने वहां पे जैसे किसान बाजार लगवाए हुए हैं, जगह वो भी है, लेकिन मजीद अच्छी तरह बड़े वहां पे शेड वगैरह, वहां पे किसान बाजार लगाएंगे जिसको आम बंदा भी जाके चीजें ले आए। ऐसे हमारे जो बाजार है वो तो हर जगह फैसलाबाद लगना शुरू हो गए हैं, लेकिन छोटे बाजार लगवाने की जरूरत नहीं है सब्जी और हाँ वो लग रहे हैं। एक आपके वो कलीम शीद पार्क, उस पे वहां पे हम लगा रहे हैं, फजान मदीना है, उसके बाद वो बटाला कॉलोनी में वहां पे हम लगा रहे हैं। मजीद इसको बढ़ाएंगे हम, फिलहाल तो इस पे ही है। अब यहाँ पे शुरू करके आगे इंशाल्लाह इसको हम 30 से 35-40 तक हम इसको लेके जाएंगे। लेकिन कलीम शीद पार्क है, उसको वहां पे जना कॉलोनी वाले को कोई फायदा नहीं है। ऐसे हम पॉइंट देखेंगे मेन चौक्स वगैरह, ताकि जहां पे 2-2, 3 यूनियन काउंसिल वाले लोग आके आराम से ले सकें। और इसमें यह भी है ना कि आपको वैरायटी चाहिए होगी, बहुत सारे दुकानदार चाहिए होंगे, फ्रूट के बहुत सारे दुकान, क्योंकि अगर एक ही दुकान मौजूद है तो वहां पे मनचाहा रेट जो है लोग लेते हैं। और हमारी कुछ साइकी इस तरह की होती है, जब तक बंदा घूम नहीं लेता अच्छे से, 2-4 दुकानों से रेट पता नहीं कर लेता, तो 5वीं से जाके खरीदता नहीं है। तो उसके लिए एक कोलैबोरेशन होनी चाहिए। उस कोलैबोरेशन के अंदर आपको सब्जी वाला भी चाहिए होगा, फ्रूट वाला भी चाहिए होगा, मसाला जात वाला भी हो, दालें वाला भी हो, चने वाला भी हो, ये तमाम ये सारा कुछ है। हम जैसे आप मॉडल बाजार है जहंग रोड पे, वहां पे हमने यही किया है, वहां पे हर चीज मिलती है। अच्छा, एक महंगाई का जैसे आप कह रहे हैं, मेट्रो है, जो भी चीजें स्टोर बड़े हैं या कहते हैं, वहां पे चीजें और है। मॉडल बाजार वाले भी मंडी से लाते हैं, वो भी हमने नहीं लगाए, वो दुकानदार ही हमने जगह दी है, उसकी सफाई मेंटेनेंस हमारे जिम्मे है। वहां पे अगर कोई रेट लिस्ट पे चीज है 150 रुपया, वो 149 में दे रहे हैं, वो भी तो दे ही रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, उस पे कोई नहीं वो बताता लोगों को, या आप फ्रूट लेने जाए ना, आप पूछे रेट लिस्ट की, उसने लगाई नहीं होती। अगर आप कहें ना इसका जुर्माना करो, वो साथ नीचे से निकाल लेते हैं। और जो अब ये ऐसे की इसी तरह ये बड़ा वैसे तरीकाकार होती है उनके पास, होती वो बाहर, लेकिन जैसे दिखता है कि मजिस्ट्रेट आ रहा है, निकाल के बाहर रख देते हैं। इसी तर्ज के हम ना, वहां पे तो जगह ज्यादा है, उसी तर्ज के हम छोटे और बड़े स्टॉल ना हर जगह पे बाजार लगाएंगे, ताकि वहां के लिए कोई सहूलत मिले। कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट में मीटिंग थी, वहां पे हमने ये भी दिया कि यूटिलिटी स्टोर है हर जगह पे, आप यूटिलिटी स्टोर में उसके बाहर लगवा दें। जो चीजें जो हमारी अगर गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी भी, अगर किसी चीज से बाहर, ये चीजें लोकल दालें वगैरह सारा कुछ बाहर से आता है। यहाँ पे तो अगर बारिश अच्छी हो जाए, जैसे चना जंग में होता है, आगे होता है, अगर यहाँ पे बारिश अच्छी हो तो यहाँ पे बढ़ जाती है, अगर ना हो हमें बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ती है। तो इसके स्टॉल हमने यही कहा कि यूटिलिटी स्टोर बहुत ज्यादा तादाद में है। अच्छा, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स के भी सूरत हाल ये है कि जब भी किसी चीज का रेट बढ़ता है, ना चीनी वहां पे दिखती है, ना दाल दिखती है, ना घी दिखता है, इसके ऊपर भी एक्शन लेना आप। अच्छा, इस पे भी एक्शन है, इस पे भी चीजें, हर चीज आती है। जब वही ना, अगर आज आपको कह दें कोई चीज 5 रुपए की है, गवर्नमेंट ने कह दिया है कि इसको आप ना खाएं या आप इसको ना लें, लोगों ने वो लेने चले जाना। चीनी है, सारा दिन में आपके घर 5 चम्मच नहीं वो यूज होते होंगे,
लेकिन जब ऐसा कोई इश्यू आता है, लोग घर में अगर पूरे माह में 5 किलो की जरूरत है ना, 50 किलो घर उठा लाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जहां पे हम लोगों को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि महंगाई गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, हर चीज मिल रही है। अगर वो 100 की 50 की बजाय 100 किलो भी खरीदे, हर वो उसकी हेडेक, हर चीज मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर पे जाएं, हर यूटिलिटी स्टोर पे ऐसे ना, हर उन्होंने मुख्तस किया है कोटा कि हम एक यूटिलिटी स्टोर को कितनी दालें दी जाएंगी, 500 केजी देंगे, वो देंगे, उस पे वो होता है। अगर एक पे नहीं है दूसरे पे पड़ा होता है, वहां पे चीजें पड़ी होती हैं। ये नहीं हुआ कि वहां पे जाए कोई चीज मिले ना। लेकिन अल्टीमेटली जो महंगाई है उसे कम गवर्नमेंट ने करना होता है। मेयर वैसे शेद भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। महंगाई का फंदा गरीब के गले में इस तरह से टाइट होता चला जा रहा है कि उसका सांस लेना मुश्किल हो गया है। क्या कहेंगे, कब ढीला होगा ये पटा? इंशाल्लाह ताला आप 24 के बाद इसके ऊपर बेहतरी देखनी शुरू कर देंगे। खान साहब ने पिछली अभी कैबिनेट मीटिंग के अंदर इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट हुई है, स्पेशल टीम्स स्टार्ट की हैं। आपने देखा होगा कि रावलपिंडी लाहौर में तो बाजार 36 बाजार पिंडी में लग चुके हैं, लाहौर में तकरीबन 30 से 40 उन्होंने स्टार्ट कर दी हैं इमीडिएट एक्शन के तौर पे। लेकिन बात ये, आम आवाम की एक्सेस तक चीजें जो पहुंचती हैं वो कैसे? मतलब एक रेडी वाहन है जिसने गली में फिरना होता है और मोहल्ले वालों ने सब्जी भी उसी से परचेज करनी है और फ्रूट भी उसी से लेना है, उसके तक अगर कीमत कम पहुंचेगी तब ये कामयाबी होगी गवर्नमेंट की। मैं आपको उसी की तरफ लेके आ रहा हूं कि जब डिमांड एंड सप्लाई को आप लेके चलेंगे, एक रूल है कि डिमांड एंड सप्लाई का, आपको पता है कि शहर में 50 जगह ऐसी हैं या 60 जगह ऐसी हैं जहां हमें ये चीज इतने में गवर्नमेंट रेट पे मिल रही है और वो अच्छी क्वालिटी की सब्सिडाइज रेट पे मिल रही है। तो मेरा ख्याल है कि वो आम आवाम के लिए ही लगाई जाएगी, वो किसी बड़े स्टोर में नहीं लगाई जा रही, या वो खास तबके को नहीं नवाजा जाएगा। ये जो सहूलियात हैं ये एक स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अब हर गुजरते दिन के साथ महंगाई के जिन को इंशाल्लाह ताला बोतल में बंद किया जाएगा। लेकिन इसके साथ अगर हम देख लें मेडिसिन को, वो दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही हैं। बेसिक मेडिसिन जो है, यानी हर घर में कोई ना कोई शुगर या ब्लड प्रेशर का मरीज पाया जाता है, इंसुलिन चाहिए होती है उनको, बीपी के पेशेंट को बीपी की मेडिसिन चाहिए होती है, इस तरह बाकी मेडिसिन भी काफी हद तक महंगी हो चुकी हैं। आप क्या कहेंगे, इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा? वैसे इसके ऊपर एक्शन बिल्कुल लिया जा रहा है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन ले रही हैं। जो बावजूद दिन ब दिन महंगी हो रही है। जो अद्वियात, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, उसकी किसी की प्राइस नहीं बढ़ाई गई, जो डे टू डे यूज की हैं उसकी प्राइसेस नहीं बढ़ाई गई। एक स्पेसिफिक दवाइयां हैं, स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो इंपोर्ट हो रही हैं, जिसकी इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए उनके रेट्स बढ़ाए जाते हैं ताकि लोकल जो है। क्या इंसुलिन का रेट अब नहीं गया पहले से? देखिए मेरी बात सुने, इंसुलिन का और उसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, जैसे पिछले दिनों कोविड था, हमारे पास एंटीबायोटिक्स और कुछ मेडिसिन ऐसी थी जो हमारी लोकल प्रोडक्शन नहीं थी और इंपोर्ट हो रही थी, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, वो जहां नहीं मिल रही थी वो सस्ती करवाई गई हैं। एक इंजेक्शन था, शायद आपके जेहन में हो कि वो उसको वो लाइफ सेवर बिल्कुल कुछ इस किस्म का ही नाम था। तो वो एक इंजेक्शन जो मेरे ख्याल में 7-8 हज़ार रुपए का था, उसकी यहाँ पे 7-8 लाख तक प्राइस भी सुनने में आई है, ब्लैक में हुई है। इवन डेका का इंजेक्शन 10 रुपए का था और उसकी कीमत भी कुछ इस किस्म के ही मामला, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको फ्री किया है। आपके कोविड के जितने पेशेंट थे यहाँ पे किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, कोविड वार्ड्स के अंदर, उन सबको वो इंजेक्शन गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अपने एंड के ऊपर बिल्कुल वो हर इकदाम कर रही है जो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए करना चाहिए। जहां तक आप बात देखें कि अब हमारी जो अच्छाइयां हैं वो हाईलाइट नहीं होती, लेकिन बुराइयां हैं क्योंकि वो आगे आ जाती हैं, अच्छाई जल्दी भूल जाती है। कोविड के हवाले से हम जरूर अप्रिशिएट करेंगे इंतजामिया और गवर्नमेंट नुमाइंदों का बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन था। नुमाइंदे में यहाँ के MP MNAs की बात नहीं करूंगा, जो मेन गवर्नमेंट है उसके साथ जो कोलैबोरेशन बहुत अच्छा था। पॉलिटिशियंस ने माजरत के साथ हमारे जितने MP MNA थे शहर के अंदर वो वैसे नजर नहीं आए और इंतजामिया इस मामले पे फ्रंट फुट पे खेली है, चाहे वो पुलिस के अफसरान हो, चाहे वो फौज के एहलकार हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो DC साहिबान हो, AC साहिबान हो, उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम मेरे ख्याल में मैं आपसे इख्तिलाफ रखूंगा इस बात पे कि अगर लोकल MP MNAs आपको नजर नहीं आए, क्योंकि कोविड की सख्ती थी, मीटिंग्स बहुत इनक्लोज रही हैं, तो जितना किसी भी MP MNA के दायरा इख्तियार में था उसने अपनी कैपेसिटी से बढ़ के, मैं खुद जानता हूं, मतलब हमारी तो ये इसके अंदर बहुत ज्यादा सिस्टम में इन रहे हैं, MP MNAs ने अपने गली मोहल्लों में जितना कोशिश करके
राशन देने से स्टार्ट करते हुए हॉस्पिटल तक किसी को फैसिलिटेट करना हो, उन्होंने लोगों को फैसिलिटेट कराया है। किसी की मूवमेंट हो उसको फैसिलिटेट कराया है। तो जहां तक गवर्नमेंट की रिट का काम होता है वो इदारों ने ही करना होता है। एमपी एमएनए खुद डंडा सोटा लेके कहीं नहीं पहुंच सकते। नहीं, लेकिन इंतजामात के ऊपर जैसे कोविड के जैसे पारस सेंटर में मुंतकिल किया और इस तरह के बहुत सारे मामला थे, उसमें कोई ड्यूटियां सरंजाम दी जा सकती थी, लेकिन अल्टीमेटली एक वबा थी, वो गुजर चुकी है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि दोबारा आने के चांसेस भी, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस वबा से हमारे मुल्क पाकिस्तान को दूर रखे। बहुत शुक्रिया इब्रार शीर टिल्लू आपका शो में आने के लिए। अब मेहरा वैसर शेख हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।